Today we will discuss about the दवा, गज़ा और जुल्खासा. What is the दवा क्या है, गज़ा क्या है, जुल्खासा क्या है? Drug, diet and specific drugs. दवा हम लोगों को बताया था कि ड्रग क्या है. अकॉर्डिंग टू WHO, ड्रग इज any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore the physiological system or pathological states for the benefits of the recipients. ये WHO के अकॉर्डिंग दवाई है. जो ड्रग वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड ड्रॉगी से दिया गया है, जिसका मतलब ड्राई हर्ब्स के होते हैं. ठीक है. और जो यूनानी में जो दवा की डेफिनेशन है, हर वो शय जो बदन पर वारिद होकर बदनी हरारत और उत्पाद से मुतासिर होकर अपने तरकीबी अज्जा के मुताबिक बदन पर बिलकैफियत असर कायम करे और बदन से खारिज हो जाए और जो बदन ना बने उसे दवा कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए कि जो WHO का जो डेफिनेशन है कि ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड to modify or explore the physiological system or pathological states of the body for the benefit of the recipient. या तो हम फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई करें, ठीक है, या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट्स, बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल स्टेट है, कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, तो उसको ठीक करें. तो जब हम ड्रग लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो या तो फिजियोलॉजिकल स्टेट को चेंज करें, ठीक है, या फिर जो पैथोलॉजिकल स्टेट्स है, जो बीमारी है, उसको ठीक करें. और जो यूनानी में जो डेफिनेशन है कि हर वो है जो बदन पर वारिद होकर बदनी हरारत और रुतबात से जो बॉडी में जो टेम्परेचर और फूड है उससे मुतासिर होकर अपने तरकीबी अज्जा के मुताबिक, तरकीबी अज्जा मतलब उसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसके मुताबिक बदन पर बिलकैफियत असर कायम करके बदन से खारिज हो जाए और दूसरे बदन ना बने. बदन से खारिज हो जाए. बदन से खारिज होने का मतलब कि बॉडी से दवा अपना इफेक्ट करने के बाद बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए और बॉडी का पार्ट ना बने, उसे दवा कहते हैं. हर वो शय जो बदन पर वारिद होकर बदनी हरारत और रुतबात से मुतासिर होकर अपने तरकीबी अज्जा के मुताबिक बदन पर बिलकैफियत असर कायम करके बदन से खारिज हो जाए और दूसरे बदन ना बने, उसे दवा कहते हैं. अब इब्न सीना के मुताबिक हर वो शय जो बदन में वारिद होती है उसके असरात 3 किस्म के होते हैं. जो भी चीज़ बदन में वारिद होगा या जिस चीज़ का भी हम इस्तेमाल करेंगे उसके असरात 3 तरह से होंगे. तो कौन कौन से हैं? एक तो या तो बिलकैफियत असर होगा, या फिर मादा होगा, या बिल जौहर होगा. कोई भी चीज़ बदन में वारिद होने का मतलब कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, एक्सटर्नली इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इंटरनली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके 3 तरह के इफेक्ट हो सकते हैं. ठीक है. किस किस तरह से इफेक्ट होगा उसका? या तो बिलकैफियत असर होगा, या बिल मादा होगा, या बिल जौहर होगा. बिल कैफियत असर से मुराद अपने मिजाज से जो उसका इफेक्ट आएगा. जो भी दवा हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे यहाँ जो दवाएं हैं, हर दवा की अपनी एक मिजाज होती है. ठीक है. चाहे मुफरद दवा हो या मुरक्कब दवा हो, तो जब दवा अपने मिजाज से इफेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं बिल कैफियत से असर कर रहा है. कोई भी दवा अपना जो इफेक्ट शो कर रहा है तो किससे करता है? कई तरह से अपना इफेक्ट शो करता है. तो उसमें एक ये है कि बिल कैफियत से असर करना. अब जो चीज़ अपना असर बिल कैफियत से शो कर रहा है या फिर मिजाज से शो कर रहा है, तो उसको हम दवा करते हैं. दूसरा, जो चीज़ अपने बिल मादा मतलब मैटर से, अपने मैटर से जो अपना इफेक्ट शो कर रहा है, जैसे कि कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उससे अपना इफेक्ट अगर शो कर रहा है तो उसको कहेंगे गज़ा. और कोई चीज़ अपने सूरत मुहैया से अपना इफेक्ट अगर शो कर रहा है तो उसको कहेंगे बिल जौहर. तो कोई भी चीज़ तो बताए कि हर वो शय, हर वो शय जो बदन में वारिद होती है उसके साथ 3 किस्म के होते हैं: बिल कैफियत, बिल मादा और बिल जौहर. और कैफियत से मुराद होता है कि हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत. कैफियत मतलब 4 तरह का मिजाज पाया जाता है: हार पाया जाता है, बारिश पाया जाता है, रतब पाया जाता है, याबिस पाया जाता है. तो हमारे यहाँ जो इलाज का कंसेप्ट है, इलाज बिज़िद का कंसेप्ट है. इलाज बिज़िद का मतलब अगर किसी को बारिश मिजाज के अगर मर्ज होगा तो उसको हार मिजाज की दवाएं देंगे. अगर किसी को हार मिजाज के अगर मर्ज है तो उसको बारिश मिजाज के
दवाएं देंगे, अपोजिट नेचर की दवाएं देते हैं। अब जैसा डाइट, the substance when introduced in the body are affected by body and breaks into the constituents. Their constituents are able to give replacement of different part of the body. Example, carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals, etc. तरह के the substance when introduced in the body are affected by the body, और जो भी चीज़ हम बॉडी में ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ब्रेक्स इनटू द कंस्टिट्यूएंट, और थोड़े से टुकड़ों में मुनकसिम हो जाते हैं। कोई कार्बोहाइड्रेट का डाइट ले रहा है तो क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। प्रोटीन का डाइट ले रहे हैं तो क्या होगा, एमिनो एसिड बनेगा। या फिर फैट का डाइट ले रहे हैं तो फैटी एसिड बनेगा। देयर कंस्टिट्यूएंट्स आर एबल टू गिव द रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और तो क्या करता है, जो भी कंस्टिट्यूएंट उसके होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि वियरिंग एंड टीयरिंग होता है बॉडी में, या फिर कोई भी सेल्स डेड हो जाता है या डैमेज हो जाता है, या फिर हर सेल की अपनी एक सेल्फ लाइफ होती है। जैसे कि आरबीसी का पता है कि 120 डेज सेल्फ लाइफ है, तो 120 डेज के बाद क्या होगा, नया आरबीसी बनेगा। वो कहाँ से आता है, वो चीज़ है वो ग़िज़ा से बनती है। तो अब इसमें जो यूनानी में जो डिफिनेशन है, वो अशिया जो बदन में पहुँचने के बाद बदन की हरारत व रतूबात से मुतासिर होकर छोटे छोटे अज्जा में मुनक़सिम होकर जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा का जुज़ बनने की सलाहियत रखते हैं, जैसे लहमियात, सहमियात, नसास्ता वगैरह। वो अशिया जो बदन में पहुँचने के बाद बदन की हरारत व रतूबात से मुतासिर होकर, जो भी चीज़ जिससे हम ग़िज़ा बदन में पहुँचता है तो हरारत और रतूबात से मुतासिर होता है, उसी तरह से ग़िज़ा भी जिस्म में पहुँचने के बाद बदन की बदनी हरारत और रतूबात से मुतासिर होकर छोटे-छोटे अज्जा में मुनक़सिम हो जाते हैं। मतलब छोटे-छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं, जो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा का जुज़ बनने की सलाहियत होते हैं, और वो बॉडी के पार्ट्स बन जाते हैं। जैसे लहमियात, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। लहमियात मतलब प्रोटीन, सामियात मतलब फैट, नसास्ता मीन्स कार्बोहाइड्रेट। अब ग़िज़ा के बारे में बताया था कि ग़िज़ा में जैसे कि अगर मुतवाज़िन ग़िज़ा है तो उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, सॉल्ट है, विटामिन, इसके बारे में पढ़ा दिया था आपको आपको कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे ज़्यादातर बॉडी में जो सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सोर्स एनर्जी आता है कहाँ से आता है, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट से। तो क्योंकि जो भी चीज़ हम खाते हैं, तो अगर कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है तो क्या बनेगा, अल्टीमेटली ग्लूकोज बनेगा। फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर के उससे फिर एटीपी बनता है। उस एटीपी का यूज़ बॉडी के डिफरेंट वर्क में होता है, जैसे कि अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, या मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, या बॉडी के डिफरेंट जो दूसरे पार्ट्स हैं जिसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, वो कहाँ से आता है, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से। उसी तरह से प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। कोई चीज़ जैसे कहीं पे वुंड की हीलिंग होना है, कहीं जख्म हो गया उसकी हीलिंग होना है, तो प्रोटीन का रोल बहुत ज़्यादा है। या बॉडी के नशो-नुमा के लिए छोटे बच्चे उसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। जब ग्रोथ तेज़ी से होगा तो छोटे बच्चों में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा, तो फिर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फैट है, फैट खास करके बॉडी के टेम्परेचर को बहुत मेंटेन रखता है। जैसे कि स्किन के नीचे एक जो फैट की लेयर होती है, वो क्या करता है, बॉडी को इंसुलेट कर देता है, बाहर के टेम्परेचर से उसको अलग रखता है, इसीलिए बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उसी तरह से सॉल्ट्स का अपना एक अलग रोल है। सॉल्ट्स में जैसे कि सॉल्ट्स का जैसे कैल्शियम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सॉल्ट है, आयरन है। उसी तरह से इन मिनरल्स का, सॉल्ट्स का वो एक अपना एक अलग रोल है। उसी तरह से विटामिन का भी बहुत ज़्यादा रोल है। ये सब आप लोगों को डिस्कस कर चुके थे। अब एक है कि दवा और ग़िज़ा में फ़र्क, ठीक है, दवा और ग़िज़ा में क्या फ़र्क है? तो सबसे पहले बताया कि दवा बिल-कैफ़ियत असर करती है। दवा किस तरह से असर करती है? बिल-कैफ़ियत, बिल-कैफ़ियत मीन्स अपने मिजाज से असर करती है, और ग़िज़ा बिल-मादा असर करती है, अपने मैटर से असर करती है। जब ये दवा क्या होता है, अपने टेम्परामेंट या अपने मिजाज से असर करती है, और ग़िज़ा क्या है, बिल-मादा। बिल-मादा मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उससे असर करती है। दवा असर करने के बाद जिस्म से खारिज हो जाती है। जब दवा को अपना इफ़ेक्ट शो करने के बाद बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, निकल जाता है, खारिज हो जाता है। तो डिफरेंट रूट से, कभी यूरिन यूरिनरी सिस्टम से खारिज हो जाता है, कभी फीकल मैटर के थ्रू खारिज हो जाता है, कभी बाइल के थ्रू, कभी लंग्स के थ्रू, ये सब खारिज हो जाती है। दवा असर करने के बाद बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, निकल जाती है। लेकिन ग़िज़ा असर करने के बाद जिस्म से खारिज नहीं होती है। ग़िज़ा असर करने के बाद जिस्म से खारिज नहीं होती है, बल्कि बॉडी का पार्ट बन जाती है।
और तीसरा क्या है, ये दवा जूं से बदन नहीं बनती, दवा बॉडी का पार्ट नहीं बनती, और ग़िज़ा क्या है, जूं से बदन बन जाती है, बॉडी के पार्ट्स बन जाती है। दवा इजाला मर्ज के लिए इस्तेमाल होता है। मर्ज दवा किस लिए इस्तेमाल होता है? मर्ज के इजाला के लिए, मर्ज को ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल यूज करते हैं दवा का। और ग़िज़ा का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जिस्म के नशोनुमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। दवा का एग्जाम्पल मको है, कासनी है, असरोल है वगैरह। जैसे कि मको है, मको कासनी ये लीवर के लिए बहुत अच्छा, लीवर में बहुत अच्छा रोल होता है, खास करके हेपेटाइटिस वगैरह में, या कोई भी इन्फ्लामेटरी डिजीज हो तो उसमें उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि मको क्या है, मुहल्लिल है, बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। उसी तरह से असरोल, असरोल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसको अगर असरोल इस्तेमाल कराया जाए, या फिर असरोल की जो टैबलेट आता है उसको इस्तेमाल कराते हैं, किस लिए कराते हैं? ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। तो ये जो दवा का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? मर्ज इजाला मर्ज के लिए, मर्ज को ठीक करने के लिए। लेकिन ग़िज़ा के एग्जाम्पल में से गोश्त हो गया, अंडा हो गया, मछली, चावल वगैरह, ये सब ग़िज़ा का, डाइट का एग्जाम्पल। इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जिस्म के नशोनुमा को बढ़ाने के लिए, या फिर जो सेहत है उसको मेंटेन रखने के लिए। तो ये दोनों दवा और ग़िज़ा में फ़र्क हो गया। दवा और ग़िज़ा में ये 4 फ़र्क बताएँ। दवा बिलकैफियत असर करती है, ग़िज़ा बिलमाद्दा असर करती है। दवा असर करने के बाद जिस्म से खारिज हो जाती है, मगर ग़िज़ा असर करने के बाद जिस्म से खारिज नहीं होती है। दवा जूज़े बदन, जो दवा होती है जूज़े बदन नहीं बनती है, ग़िज़ा जूज़े बदन मीन्स बॉडी का पार्ट्स बन जाती है। दवा अजाला मर्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अजाला मर्ज मतलब मर्ज को ठीक करने के लिए। ग़िज़ा जिस्म की नशोनुमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। दवा का एग्जाम्पल में बताया मको, कासनी, असरोल वगैरह, और ग़िज़ा का एग्जाम्पल में गोश्त, अंडा, मछली, चावल वगैरह। अब एक होता है दवा ग़िज़ाई और ग़िज़ाई दवाई। हर वो चीज़ जिनमें दवाइयत ज़्यादा और ग़िज़ाइयत कम होती है, उस किस्म की चीज़ें अमूमन बतौर दवा इस्तेमाल की जाती हैं। अलबत्ता ग़िज़ाई अज्जा भी उनमें किसी हद तक पाए जाते हैं, जैसे पुदीना, बाकला, खुरफा वगैरह। तो दवा ग़िज़ाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जिसमें दवाइयत भी पाई जाती है और ग़िज़ाइयत भी पाई जाती है। तो कुछ चीज़ें जैसे कि पुदीना है, पुदीना दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीज़ें जिनमें दवाइयत ज़्यादा पाई जाती है और ग़िज़ाइयत कम पाई जाती है, वो चीज़ें जिसमें दवाई वाला जो क्वांटिटी है, दवाई वाला जो वो दवाइयत वाली जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा पाई जाएगी, और ग़िज़ा वाली जो ग़िज़ाइयत कम पाई जाएगी। इस तरह की चीज़ें अमूमन बतौर दवा इस्तेमाल की जाती है। बस सिंपल है, जिसमें दवाइयत ज़्यादा पाई जाएगी, ग़िज़ाइयत कम पाई जाएगी, उसको दवाई ग़िज़ाई कहते हैं। और ग़िज़ाई दवाई जिसमें कि ग़िज़ा के तौर पर मुश्तमिल होने वाली चीज़ें, लेकिन उनमें दवाइयत भी शामिल होती हैं। मगर ग़िज़ाई चीज़ें ज़्यादा होती हैं, दवाई वाली चीज़ें कम होती हैं, जैसे गेहूँ, चना, मछली वगैरह। तो 2 चीज़ें हैं, दवा ग़िज़ाई और ग़िज़ाई दवाई। जिसमें दवाइयत ज़्यादा पाई जाएगी, ग़िज़ाइयत कम पाई जाएगी, उसको दवा ग़िज़ाई। और जिसमें ग़िज़ा ज़्यादा पाई जाएगी, दवाइयत कम पाई जाएगी, उसको ग़िज़ाई दवाई। तो अब एक चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट। ये जो दवाएँ ग़िज़ाई और ग़िज़ाई दवाई है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स क्या होता है, पहले फ्री रेडिकल्स के बारे में जानो। फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल एटम्स दैट कैन डैमेज सेल्स कॉजिंग इलनेस एंड एजिंग। एजिंग नहीं, मिसप्रिंट हो गया, एजिंग। फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल एटम्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से फ्री रेडिकल्स बनता है, जिसकी बहुत सारी जब एजिंग का प्रोसेस होता है, या फिर बहुत सारे जैसे कि स्मोकिंग से, अल्कोहल से, इससे फ्री रेडिकल वगैरह बनता है, और वो फ्री रेडिकल बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। तो बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जिसको फ्री रेडिकल को एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है? अब हर चीज़ की, हर ग़िज़ा की फ्री रेडिकल्स को एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग-अलग होती है। उसे कहते हैं ओरैक, ORAC, ऑक्सीजन रेडिकल एब्ज़ॉर्बेंस कैपेसिटी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में दिखा दीजिए, एप्पल्स की जो फ्री रेडिकल्स ओरैक है, कितना है? 5770। उसी तरह से ग्रेप्स का कितना है? 739। ओनियन का 450। तो ये फ्री रेडिकल जो भी खाने वाली चीज़ें पाई जाती है, उसमें अक्सर चीज़ों में फ्री रेडिकल को एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है?
तो जिसमें जितना ज़्यादा फ्री रेडिकल एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी उसको उतना अच्छा माना जाएगा। तो फ्री रेडिकल को, क्योंकि फ्री रेडिकल क्या है, बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, क्योंकि फ्री रेडिकल का डेफिनेशन ही है, या वो फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल एटम्स, वो अनस्टेबल होता है, दैट कैन डैमेज द सेल्स, सेल्स को डैमेज करेगा, कॉजिंग इलनेस एंड एजिंग, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां ऐसे कि कार्सिनोमा वगैरह, कैंसर वगैरह हो जाता है, या एजिंग का प्रोसेस होता है, वो फ्री रेडिकल की वजह से होता है। तो और एंटीऑक्सीडेंट एब्जॉर्ब फ्री रेडिकल, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करेगा। अब जिसमें जितना ज़्यादा एंटी ऑक्सीडेंट, जिस जिस फूड में एंटीऑक्सीडेंट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना अच्छा फ्री रेडिकल, सॉरी, जिस फूड में एंटीऑक्सीडेंट जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छे से फ्री रेडिकल को, उतना ज़्यादा फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करेगा। तो दवाई गजाई और गजाई दवाई इसी पे है कि आजकल बहुत सारे गजा में फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारा आप ऐड वगैरह देखते हो तो उसमें लिखा रहता है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, तो इसी वजह से एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करता है। अब एक होता है जो थर्ड है जुल्फासा। जुल्फासा होता है कि वो दवाएं जो अपनी सूरत मुहैया से नामालूम तौर पर असरअंदाज होती है, ठीक है। वो दवाएं जो अपनी सूरत, अभी दो चीज के बारे में बताया ना कि इब्न सीना ने बताया था कि कोई भी चीज है जिसमें बीमारी होती है तो उसका असर तीन किस्म के होते हैं। पहला बताया था बिलकैफियत असर करती है, बिलकैफियत असर करने वाली क्या होगी, दवा होगी। और दूसरा क्या है, बिल मादा असर करने वाली गजा होती है। और तीसरा क्या है, बिल जौहर असर करने वाली क्या होती है, जुल्फासा, ठीक है। अब जुल्फासा है वो दवाएं जो अपनी सूरत मुहैया से नामालूम तौर पर असरअंदाज होती है, मतलब वो दवाएं जो अपनी सूरत मुहैया से नामालूम तौर पर किस तरह से अपना एक्शन शो करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं मालूम है लेकिन उसका इफेक्ट मालूम है, ठीक है। जैसे नीचे एग्जांपल दिया कि दरोनत अकरबी एक दवाई है, उसको कहा जाता है कि हमला औरत के गले में लटकाने से हमल का तहफ़्फ़ुज़ होता है। हमला मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसके गले में अगर लटका दिया जाए दरोनत अकरबी को, उससे मिस कैरेज वगैरह का चांस कम हो जाता है, या मिसकैरेज नहीं होता है। तो ये इफेक्ट तो है कि मिसकैरेज नहीं हो रहा है, लेकिन किस तरह से अपना एक्शन शो कर रहा है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं मालूम है, ठीक है। तो ऐसी दवा जिसका कि एक्शन तो मालूम है, उसका इफेक्ट तो मालूम है, लेकिन किस तरह से अपना इफेक्ट कर रहा है ये नहीं मालूम, तो उसी को कहते हैं जुल्फासा। या फिर ओदेसरेड एक दवाई है, वो एजाला मर्ज में, सॉरी सरे में, मर्ज सरे का एजाला करता है। मर्ज सरे मतलब इपिलेप्सी, अगर किसी को दौरा वगैरह पड़ रहा है या मिर्गी वगैरह पड़ता है, उस अगर ओदेसलर क्या करता है उसको एपिलेप्सी को ठीक करता है। तो लेकिन किस तरह से ठीक करता है, ठीक तो होता है, ये तो पता चल रहा है कि उस दवा से एपिलेप्सी ठीक होगा, लेकिन किस तरह से एपिलेप्सी ठीक होगा ये नहीं मालूम, तो उसको जुल्फासा में रखा गया है। जुल्फासा के डेफिनेशन में भी है कि वो दवाएं जो अपनी सूरत नौइया से नामालूम तौर पर असरअंदाज होती है, ठीक है। और सूरत नौइया क्या है, हर चीज की अपनी एक मखसूस सूरत होती है, ठीक है। हर पार्टिकुलर चीज की अपनी एक मखसूस सूरत होती है जो उसको दूसरे चीज से मुमताज करती है, उसको दूसरे चीज से अलग करती है, तो वो उस चीज का सूरत नौइया होता है। उसको समझो कि केमिकल कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे हर चीज का अपना एक पार्टिकुलर केमिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा जो उसको दूसरे से अलग करेगा, वही उस चीज की सूरत मुहैया कहलाएगी। जैसे कि एक किताब है, एक कलम, किताब की सूरत अलग है, कलम की सूरत अलग है, तो किताब की अपनी एक मखसूस सूरत है जो उसको दूसरे चीज से, कलम से अलग करती है, तो ये किताब की सूरत मुहैया होगी। उसी तरह से दो आदमी है, दो इंसान है, तो हर इंसान की अपनी एक मखसूस सूरत मुहैया है जो उसको दूसरे इंसान से अलग करता है, तो वो उसकी सूरत मुहैया होगी। तो जो सूरत नौइया से नामालूम तौर पर असरअंदाज है, सूरत नौइया से इफेक्ट कर रहा है, अपना केमिकल कॉन्फ़िगरेशन से, केमिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, केमिकल स्ट्रक्चर इज अनदर थिंग, हम बात कर रहे हैं केमिकल कॉन्फ़िगरेशन। वो चीज़ें उसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मिला करके एक केमिकल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, उस केमिकल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो अपना इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन किस तरह से इफेक्ट शो कर रहा है ये नहीं मालूम है, तो उसी चीज़ को जुल्फासा कहते हैं। तो इब्न सीना के मुताबिक हर चीज़ जो बदन पे जिस्म पे वारिद होती है उसके असरात तीन किस्म के होते हैं। जो एक तो बिलकैफियत असर करती है, तो बिलकैफियत से मुराद
मिजाज है, इसको मिजाज कौन इफेक्ट शो करेगा? दवा। उसी तरह से दूसरा है बिल मात्रा, बिल मात्रा से जो इफेक्ट होगा वो जजा। तीसरा है बिल जौहर, बिल जौहर से मतलब जुल खासा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, दवा, गजा और जुल खासा। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए।